Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our new lecture of our chapter Basic Concepts of Chemistry. So, as I have already told you all in the last class that this whole chapter is all about जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे. सो इट्स लेस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत कम है इस चैप्टर में, बट मोर अबाउट यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स, है ना. So this lecture will be for making you all familiar with the kind of problems that are asked in the actual exam. So let's start and we will try to solve a few PYQs in this lecture. So let's just move forward. First question, in a sample of K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O, ये आपको पता भी होगा पोटैश एलम, है ना. पोटैश एलम ये आप फार्मूला पढ़ते हैं, है ना, जिसको आप फिटकरी भी बोलते हैं अपनी मतलब जो लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में. सो वी हैव 96 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो आपको क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो आपके पास एक सैंपल है पोटैश एलम का, ठीक है. तो मैं मान लेता हूँ ये सैंपल है. अब इस सैंपल की खास बात क्या है, मुझे इस सैंपल के बारे में इतना पता है कि इस सैंपल में 96 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, H2. हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, गैस मॉलिक्यूल H2. सिंपली बोला हाइड्रोजन एटम्स तो सिंगल सिंगल, है ना. नेक्स्ट, ये तो आपको समझ आ गया. फर्स्ट, इफ ऑल द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ दिस सैंपल. अब क्या बोला है, इस सैंपल के जो ऑक्सीजन, जैसे मान लो ऑक्सीजन एटम्स की बात की है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इफ ऑल द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ दिस सैंपल आर सम हाउ कन्वर्टेड, ठीक है, कन्वर्टेड टू ओजोन गैस. अब ओजोन आपको पता होना चाहिए, दैट इज O3, दैट इज O3. सो आपको पता करना है कि ये जो गैस बनेगी O3 गैस, इसका वॉल्यूम एट STP क्या होगा, ठीक है. अब ये आपको देखो बहुत सिंपल है. सबसे पहले ये समझो, आपको O3 गैस का वॉल्यूम निकालना है एट STP. तो आपको पता होना चाहिए इस सैंपल का वॉल्यूम कितना होगा. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कि कुछ इस ओजोन के बारे में पता हो. अब आप क्या करोगे, इस सैंपल का अगर आपको मोल्स पता है, देखो आपको पता है मोल्स, नंबर, मास, वॉल्यूम, आपने लिंक किया है. तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपको निकालना है तो मोल्स पता होने चाहिए, ठीक है. मोल्स आपको निकालना होता है तो वॉल्यूम पता होना चाहिए. तो यहाँ पे मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है. मोल्स ऑफ O3. अब मोल्स ऑफ O3 बन किससे रहा है, सारे ऑक्सीजन एटम. मतलब पता क्या है, आपके पास जैसे मान लो सैंपल में ये सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं ऐसे, ठीक है, इस सैंपल में. तो आप क्या कर रहे हो, 3 ऑक्सीजन एटम्स एट अ टाइम निकाल के O3 बना दे रहे हो, बस यही कर रहे हो. तो इससे आप बना रहे हो ये, तो आपको इसके मोल यहाँ भी पता चल जाएगा, ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स, और वो आपको इस सैंपल में ऑलरेडी पता होंगे. आप यहाँ से निकालोगे कैसे, देखो क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है. अब आपको पता है कि आपके पास ये जो सैंपल है, इसके लिए आपको एक चीज़ पता है कि इस सैंपल में बाकी कुछ ना आपको पता हो, लेकिन ये पता है कि इस सैंपल में 96 मोल्स ऑफ H एटम्स है. अब देखो अगर आपने लास्ट क्लास ध्यान से देखी होगी, लास्ट लेक्चर, तो आपने ये समझा था कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 मोल ऑफ ये पोटैश एलम, तो उसमें क्या क्या होता है, देखो ध्यान से. देखो एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ऑफ पोटैश एलम जब होगा, ये मान लो उसमें कितने एटम्स ऑफ पोटेशियम होते हैं बताओ, दो. कितने, दो पोटेशियम एटम्स, एटम्स बोल रहा हूँ मॉलिक्यूल में, ठीक है. सल्फर कितना होता है, एक, तीन, चार, कितना, चार, 4 सल्फर एटम्स, ठीक है. और ऑक्सीजन कितने होते हैं, चार यहाँ पे, 4 3 12, यहाँ पे 16, 16 + 24 40 ऑक्सीजन एटम्स. हाइड्रोजन कितने होते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे है तो 48 हाइड्रोजन एटम्स. और एल्यूमिनियम भी होता है बस, लेकिन इतना नीड नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है, आपने लास्ट क्लास सीखा था. तो एक मॉलिक्यूल में अगर इतना है, तो जब मैं एक मोल इस सैंपल की बात करूंगा तो उसमें होंगे Na मॉलिक्यूल. कितने Na मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में इतना है तो Na में कितना होगा, 2Na. तो मतलब इनके भी क्या हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे. मैंने बोला था कि अगर आपके पास एक H2O मॉलिक्यूल होता था, दो H एटम्स, एक ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है. अब एक मोल ऑफ H2O जब होगा तो सिंपली आप बोल सकते हो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. बस ये बोला था मैंने, जो दिखता है फॉर्मूला में वैसे ही. तो यहाँ पे भी आप क्या बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ पोटैश एलम के लिए आपके पास होगा 2 मोल ऑफ पोटेशियम, ठीक है, 4 मोल ऑफ सल्फर, ठीक है, 40 मोल ऑफ ऑक्सीजन. एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल नहीं, है ना.
और 48 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको ये पता चल चुका है कि इस सैंपल का अगर 1 मोल होता तो मेरे पास 48 मोल हाइड्रोजन होता एटम्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि अगर आपको पता है कि सैंपल में 96 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो आपको पता है कि जब 48 मोल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं सैंपल में, तो सैंपल खुद के कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो 96 के लिए सैंपल के कितने मोल्स होंगे? 2 मोल होंगे, तभी यहाँ पे 96 आएगा। क्या ही समझ आता है? तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि सैंपल का मोल कितना है? 2 मोल। मतलब हमें पोटैश एलम के मोल पता चल गए। अब मुझे पोटैश एलम के जैसे ही मोल पता चल गए, क्या मैं ऑक्सीजन एटम्स निकाल सकता हूँ कितने होंगे मोल्स? अब मुझे ये बताओ, 1 मोल पोटैश एलम में कितने होते थे? 40। तो 2 में कितने होंगे? 2 मोल पोटैश एलम में 80 मोल ऑक्सीजन एटम्स। अब क्या करूं मैं? और बताओ, और बताओ मैं क्या करूं? मैंने ये सारे ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स को मैंने अपना किस में कन्वर्ट कर दिया? ओजोन O3। अब बताओ, एक ऑक्सीजन मतलब जैसे एक ओजोन आपका 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है, तो 1 मोल ओजोन 3 मोल ऑक्सीजन एटम से बनेगा। ये सिंपल सी बात है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर 3 ऑक्सीजन लगते हैं 1 मोल ओजोन बनाने में, तो एक ऑक्सीजन लगेगा 1/3 मोल। ठीक है, समझ आता है? ऐसे लिख लो, ये 10 मत सोचना, ऐसे सोचो कि देखो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लगते हैं 1 मोल ओजोन बनाने में, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लगेगा 1/3। यहाँ पे कितना हमारे पास? 80। 80 लगेगा 80/3, कितना? आप क्या कर रहे हो? देखो, आप ना सिंपली 3 3 ऑक्सीजन को इकट्ठा करके 1 1 मोल बना रहे हो ओजोन का, ठीक है। तो आप 80 को भी 3 से डिवाइड करोगे तो उतने आपके पास वो कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब उतने आपके पास वो ग्रुपिंग होगी। तो आपके पास क्या हो गया? 80/3 मोल ऑफ ओजोन आ गए। क्या आपसे मोल्स पूछा है? नहीं, आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ ओजोन फॉर्म्ड एट STP। तो आप मुझे ये बताओ, आप ये कर सकते हैं इजीली? आप ये कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बताओ? शाबाश। आप सिंपली ये कर सकते हो कि अगर, देखो ध्यान से, अगर आपके पास 80/3 मोल ओजोन है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे एसटीपी पे? एसटीपी पे आपको मोलर वॉल्यूम पता होता है, या तो 22.4 या तो 22.7। ठीक है, अभी जनरली आपको पास नहीं दिया तो आप 22.4 मानते हो। ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा? आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? शाबाश, आप निकालोगे इसको। देखो, आपको पता है कि मोल्स क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4। तो वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो वो हो जाएगा मोल्स इंटू 22.4। आप खुद सोचो, 1 मोल जब ओजोन होगा एसटीपी पे, अब कुछ लोग बोले सर ओजोन क्यों 22.4? क्योंकि हमने बोला कि एट एसटीपी सारी गैसेस के मोल्स क्या होते हैं सिर्फ, मतलब 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। हमने प्रूव किया है ये सारा अवोगाड्रो हाइपोथेसिस के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ गैस दैट वी हैव, है ना। तो 1 मोल ऑफ ओजोन एट एसटीपी विल हैव 22.4 लीटर। तो 80/3 कितना होगा? 80/3 इंटू 22.4। देखो ये आ जाएगा आपका 8 4 ज़ा 32, 2 ज़ा 16, 19, 17। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1792 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 5559 हाँ 597.3, और आगे भी 3 आएगा। तो ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? 597.33 लीटर, है ना। थोड़ा मतलब टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, बट इसको मैं थोड़ा इजी कर दूं। कैसे करेंगे बताओ? शाबाश। आपको बोला है 96 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी है इस सैंपल में, तो क्या मैं सैंपल के मोल क्यों निकालूं? मुझे पता है जब 1 मोल पोटैश एलम होता है, आप क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं, आपके पास लिखा हुआ होगा या स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, आपने लिखा होगा। ठीक है, 1 मोल पोटैश एलम जब होता है तो मैंने दो चीज़ें देखी थी, 48 मोल्स हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन कितने होते थे? 40 मोल्स। तो ये आपको इन दोनों का रिलेशन भी तो पता चल गया कि 1 मोल पोटैश एलम के लिए तो 48 मोल जब हाइड्रोजन होता है पोटैश एलम में, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 40 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे 96 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डबल, 80 मोल ऑक्सीजन। अब 80 मोल ऑक्सीजन से आपने क्या कर दिया? ओजोन बनाना है। 1 मोल देखो 3 मोल लगते हैं ऑक्सीजन का एक बनाने में, मतलब कि 3 से 1 बनता है, तो 1 से इसका ओजोन का 1/3 मोल बनेगा, तो 80 से बनेगा 80/3 मोल। ये हो गया 80/3 मोल का आपको मोलर वॉल्यूम निकालना है। देखो 1 मोल होता है 22.4 लीटर एट STP, तो 80/3 हो जाएगा 80/3 इंटू 22.4। आप ये सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा 597.33 लीटर। ये कैसे हुआ? इतना शॉर्ट हुआ? ये आपको आएगा प्रैक्टिस से।
ये आपको आएगा प्रैक्टिस से, मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे करना आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, हमने आज तक इतनी बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो एक बार फिर से करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स हैज़ द मैक्सिमम मास, ठीक है। तो मैक्सिमम मास के लिए कुछ नहीं है, आप पहले देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो ऑप्शन समझो, यहाँ पे क्या दिया 11.35 लीटर, तो सैंपल दिया है वॉल्यूम, यहाँ पे दिया है नंबर, ठीक है, यहाँ पे दिया है फिर से वॉल्यूम, यहाँ पे दिया है फिर से मोल। तो देखो मुझे बताओ मास निकालना है, तो आपको पता है कि मोल्स जो होते हैं, मोल्स ये एन से डिनोट करते हैं ऐसे, स्मॉल एन से, वॉल्यूम कैपिटल नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज, और मास, इन तीन का लिंक आपको पता है। तो आपको दो चीज़ें पता है, तीसरी निकाल सकते हो। अब मुझे ये बताओ वॉल्यूम पता है आपको, क्या है यहाँ पे वॉल्यूम पता है, और आपको मोलर वॉल्यूम भी पता होगा। अच्छा मुझे ये बताओ मास कैसे निकालोगे, वॉल्यूम से मास निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो डायरेक्ट, ऐसा नहीं है, मना नहीं करूंगा। क्यों, आप बोल सकते हो डायरेक्ट एक मोल में 22.4 लीटर मान लो अगर जनरली, ठीक है, 22.7 22.4, तो उसी एक मोल में क्या होता है, मोलर मास भी तो होता है। तो आप इन दोनों को भी तो रिलेट कर सकते हो कि 22.4 लीटर होता है तो इतना ग्राम, तो 11.235 होगा तो इतना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ पहले मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं आपको मतलब कंफ्यूज नहीं करूंगा। पहले आप इन सब से क्या निकालोगे, मोल, फिर मोल निकल गया तो मास निकाल लोगे मोलर मास से, है ना, सिंपल अप्रोच। तो ए ऑप्शन में क्या होगा, अब वॉल्यूम से निकालना है तो आप क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार, अब वैसे ना आपको देखने की नीड नहीं होती है, ये जनरली मल्टीपल ही होता है। अब 22.4 का मल्टीपल है 22.7 का, ऑब्वियसली 22.7 का हाफ है ये। बट अगर ना पता हो तो मैंने आपको बताया भी है, 1 ATM हो तो बड़ा यूनिट है तो छोटा वॉल्यूम होता था, और 1 बार छोटा यूनिट है क्योंकि 1 ATM इज 1.013 बार, है ना। तो 1 बार के लिए आपका होता था बड़ा वॉल्यूम 22.7 लीटर, ठीक है, छोटे यूनिट के लिए। अब यहाँ पे तो क्या है, छोटा यूनिट है तो आप लोगे 22.7 लीटर। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल 11.35 अपॉन 22.7, एग्जैक्ट कितना आया, हाफ मोल। अब हाफ मोल का मास तो निकाल ही सकते हो। एक मोल CH4 का मास कितना होता है बताओ, 12 4 16 16 ग्राम, है ना। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम मतलब मोलर मास, है ना। तो एक मोल के लिए 16 ग्राम, तो हाफ मोल कितना होगा 8 ग्राम। तो ए ऑप्शन कितना आ गया 8 ग्राम। आपको बोला है मैक्सिमम किसका है, ठीक है, तो निकालेंगे हम। अब देखो बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में नंबर दिया है तो आप लगाएंगे n/Na, कि जैसी चीज उसके मोल, तो SO3 के मॉलिक्यूल्स हैं तो SO3 के ही मोल्स निकलेंगे, ठीक है। तो मतलब उसमें मॉलिक्यूल होंगे, एटम की बात आप करेंगे तो आपको एटोमिसिटी देखनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एक 10 बच जाएगा, ठीक है। तो 10 मोल आ गए। अब एक मोल SO3 का मास कितना होता है, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, 16 3 इज 48, ठीक है, 48 250 53 80, तो 80 ग्राम एक मोल का मास हो तो 10 का कितना हुआ 800 ग्राम, कितना हुआ 800 ग्राम, ठीक है। क्या ये समझ आता है। नेक्स्ट आप करेंगे 44.8, फिर से वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे ATM है तो आप यहाँ पे 22.4 लोगे, वैसे भी आपको पता है कि मल्टीपल में ही आता है ना। तो 2 मोल आए, 2 मोल। अब एक मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है 40 इंटू 2 28 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा 56 ग्राम, कितना होगा 56 ग्राम। क्या ये समझ आता है, ठीक है। तो आपका बी आया था 800 ग्राम, सी आया है आपका 56 ग्राम, डी आएगा आपका 10 मोल दिए है ना, तो डायरेक्ट ही पूछा है तो आप डायरेक्ट मास निकाल लोगे। देखो एक मोल का मास कितना होता है 12 32 44 ग्राम, तो 10 मोल का कितना होगा 440 ग्राम। तो डी का आया 440 ग्राम, तो ज़्यादा किसका हुआ बी का हुआ। तो मैक्सिमम मास किसका है 800 ग्राम, बी वाले सैंपल का, है ना। क्या ये समझ आता है, इजी क्वेश्चन है बट आपको ट्राई करना है पॉज करके, तभी होगा, है ना, तभी होगा। और कोई दिक्कत आती है तो पुराने लेक्चर्स देखो ध्यान से, है ना, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है कई बार। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ 34 ग्राम सैंपल, ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर। कुछ नहीं है, देखो आपको नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स निकालने, मास दिया है सैंपल का, तो आपको पता है सैंपल का अगर आपको मास दिया है तो आप उससे मोल निकाल सकते हो, और एक बार मोल आ गए तो नंबर निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर आपको पूछा है एटम्स भी निकालने, तो आप मॉलिक्यूल से एटम तो निकाल ही सकते हो। आपको पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने होते हैं 4 एटम्स होते हैं, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकालो, गिवन मास 34 ग्राम अपॉन मोलर मास 14 3 17 इन ग्राम, ठीक है, कितना है 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ NH3 आ गया हमारे पास। अब मॉलिक्यूल है मोल्स जैसी चीज, तो NH3 मॉलिक्यूल्स का सैंपल है तो 2 मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, देखो एक मोल के लिए Na होते नंबर, 2 मोल कितने हो गए 2Na,
तो नंबर तो क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2Na। कितना आया, 2Na। क्या ही समझ आता है। अब आपसे पूछा ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे ये बताओ, एक मॉलिक्यूल जब NH3 का होता है, 2Na NH3 मॉलिक्यूल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ना कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ NH3। क्या आप ना काउंट करोगे जब ऐसे, एक NH3, दो NH3, तीन NH3, नाइट्रोजन अलग से नहीं काउंट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, पूरा मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन प्लस तीन हाइड्रोजन, मतलब कि 4 एटम्स। तो दो में कितने होंगे, 8। तो Na में कितने होंगे, 4Na। तो 2Na में कितने होंगे, मतलब कि आप एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो इंटू 4 कर रहे हो, तो 2Na इंटू 4 करोगे, कितना आएगा, 8Na। तो 8Na एटम्स आ गए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं, तो दो में होंगे 8, तीन में होंगे 12, मतलब इंटू 4 कर रहे हो, तो 2Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2Na इंटू 4 दैट इज 8Na। तो इसका आंसर आया 8Na और ऊपर वाले का आंसर आया 2Na। एटॉमिसिटी पूछूं मैं आपसे, अगर NH3 मॉलिक्यूल की इतनी है, इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 4, तो एटॉमिसिटी। तो आप यही बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ, मतलब सैंपल इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। बट ऐसे फालतू फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने हैं, बस आप सॉल्व करना सीखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर सैंपल ऑफ CO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम से पहले क्या कर लोगे आप, देखो, मोल निकाल लोगे, मोल से नंबर निकालोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं सिखाऊंगा, बट आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि पहले मोल निकाल लिया करो। मोल दिए तब तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, अगर मोल नहीं दिए तो पहले मोल निकाल लिया करो, फिर क्योंकि मोल से ना आप कुछ भी निकाल सकते हो, मोल से आप मास निकाल सकते हो, नंबर निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, आपको पता है फॉर्मूला से, है ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम दिया है, तो मैं पहले मोल निकालने के लिए क्या करूँ, गिवन वॉल्यूम अपॉन, अब गिवन वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर। ठीक है, सैंपल में। ठीक है, CO2 की बात कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, एटम नहीं है ना। तो 11.2 लीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम क्या होगा, ये STP है, लेकिन 1 ATM वाला। तो ATM के लिए आप कौन सी वैल्यू लेंगे, ATM के लिए लेंगे आप बड़ा यूनिट है तो छोटी वैल्यू लेंगे। ठीक है, 22.4 लीटर, तो ये आ जाएगा हाफ मोल। अब मुझे ये बताओ, हाफ मोल ऑफ CO2 आ गया, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना, एटम थोड़ी ना है। तो अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, हाफ Na। देखो, एक मोल में कितना होता था Na, तो हाफ मोल में कितना होगा, हाफ Na। अच्छा, यही पूछा है ना मॉलिक्यूल्स, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, तो सीधे आ गया हाफ Na, हाफ मतलब कि 0.5 Na। तो 0.5 Na क्या हो जाएगा ये, क्या ही समझ आता है। ठीक है, और आपका एक और चीज़ ध्यान रखना है, कई बार अगर जैसे एडवांस में हो तो MCQ में और भी चीज़ें मैच हो सकती हैं। तो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2 हुआ, ये हाफ इंटू Na है ना, तो ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो दो आंसर सही हैं, समझ आता है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2 हैज़ 200 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स, है ना। तो फाइंड आउट द वेट, तो आपको वेट दिया हुआ है, अब आपको मैग्नीशियम का वेट निकालना है, अगर आपको ऑक्सीजन का वेट दिया। अब मुझे ये बताओ, अगर देखो ध्यान से, इसका वेट आप निकाल सकते हो। अब आपको ऑक्सीजन आइटम्स का अगर 200 मिलीग्राम वेट दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले इसके मोल्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, इसके मोल्स निकाल सकते हो। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि मैग्नीशियम का आपको वेट पता होना चाहिए 24, इसका 32, इसका 16, इसका तो आपको पता ही है ना। तो ये बताओ, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O का वेट कितना होगा, ये तो आप निकाल सकते हो, ईजी है ना। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये बताओ, अगर एक मोल ऑफ दिस 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 ये, तो क्या क्या होता है मेरे पास, एक मोल ऑफ दिस हो तो मेरे पास क्या क्या होता है, देखो मेरे पास एक मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स हो जाएगा, जो मैंने आपको सिखाया था। फिर एक मोल ऑफ सल्फर एटम्स हो जाएगा। फिर 4, 7, 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। और आपका 14 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास, देखो ऑक्सीजन एटम्स आपके पास है, आपको निकालना मैग्नीशियम, तो एक तो आप ऑक्सीजन से पहले इसके मोल निकाल लो, मोल से सैंपल के मोल निकाल लो, सैंपल से मैग्नीशियम निकाल लो। एक मैंने क्या बोलता कि आप डायरेक्ट इनको लिंक कर दो, जो आपके पास गिवन है और जो आपको निकालना है। कैसे, देखो आपको पता है 11 मोल अगर ऑक्सीजन एटम हो तो आपके पास कितना होता है, 1 मोल मैग्नीशियम एटम होता है। ठीक है, समझ आता है। तो आप ये बोल सकते हो कि 11 मोल ऑक्सीजन एटम अगर हो, 1 मोल मैग्नीशियम एटम। अब क्या मोल में डील करना है या मास में, मास में तो कर लो इसको, मास में कन्वर्ट। ऑक्सीजन एटम 11 मोल, तो ऑक्सीजन देखो,
ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है बताओ? 16 ग्राम होता है, एटम की बात करो तो 1 मोल का 16 ग्राम, तो 11 मोल का कितना होगा? 11 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन जब होता है एटम्स, तो 1 मोल तो मतलब कि 24 ग्राम मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्या ये समझ आता है? तो 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो एटम्स, तो 24/11 इंटू 16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। क्या ही समझ आता है? क्या ही समझ आता है? तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए इतना, तो 200 मिलीग्राम, मतलब कि 200 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इस साइड मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 11 इंटू 16, ये ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। क्या ये समझ आता है? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 24/200 आ जाएगा। देखो 2 जीरो तो यहाँ चल जाएंगी, तो -1 बच जाएगा। ठीक है, 48/10, तो 48/10 इंटू 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 हो जाएगा 176, तो 48/10 इंटू 176। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3, हाँ तो 3/110 आ गया ग्राम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/110 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो कईयों को टफ लगा होगा कि आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया कि मास से मास कर सकते हैं ना। देखो मैं ये बोल सकता हूँ, आप हमेशा के लिए समझ लो, अगर मैं बोलूँ 1 मोल H2 आपको दुनिया में दिखता है, तो आपको पता है 2 मोल उसमें हमेशा हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, अब 2 मोल हाइड्रोजन एटम की मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ H2 मतलब कि 18 ग्राम, तो 18 ग्राम अगर हमें अब कभी भी होगा, तो अगर 2 मोल हाइड्रोजन एटम की मतलब कि 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब आप इनको लिंक कर सकते हो ना कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, सैंपल निकालने की नीड नहीं होती है, आप आपस में भी लिंक कर सकते हो। वही मैंने यहाँ किया कि मैं पहले एक, तो पता क्या होता है, एक अप्रोच क्या होती है कि आप इस ऑक्सीजन एटम से इस ऑक्सीजन के मोल निकाल लो। अब उस मोल से आपको पता है आप सैंपल के मोल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसके 1 मोल के लिए आपको ऑक्सीजन के कितने मोल्स होते हैं, तो आप निकाल सकते हो। सैंपल निकल गया तो सैंपल का आपको पता होता है कि 1 मोल सैंपल में 1 मोल मैग्नीशियम, तो इतने मोल सैंपल में इतने मोल मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम निकल गया। अब मैग्नीशियम का मास कैसे निकालोगे? तो आप निकाल सकते हो, मैग्नीशियम के मोल आ जाएंगे तो इंटू मोलर मास करके निकाल सकते हो। तो वो तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया। बट हाँ, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। देखो हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, एंड आई वोंट से दैट ओनली माई वे इज लाइक अ गुड थिंग। यू कैन जस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन, है ना, एंड यू कैन जस्ट सॉल्व इट हाउ एवर यू वॉन्ट, कंसिडरिंग दैट यू आर गेटिंग एट द like right answer, so it's not like gonna be any issue. You will become fast eventually with practice. So let's just move forward. नेक्स्ट फिर से BioIQ। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट है ना, Mg3PO4 वोल्टवाइज। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम होता है 2+, फॉस्फेट होता है PO4 3-, है ना। ये सब आपने बचपन में किया होगा 9th में, है ना। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट हो तो आपको दिखना चाहिए क्या मैंने समझाया था, कितने होंगे? 3 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल फॉस्फोरस और 4 इंटू 2 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ये दिख गया। अब मुझे ये बताओ 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट हो सकता है, ये भी तो बोल सकता हूँ मैं यहाँ से। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के लिए कितना होगा? 1/8 मोल। तो 0.25 के लिए कितना होगा? 0.25/8 मोल। क्या यही चाहिए मुझे? क्या यही चाहिए मुझे? ठीक है, तो 0.25/8 कितना हो जाएगा? आप निकाल सकते हो 1/8 इंटू सॉरी 25/8 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4, तो 1/32 मोल। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 1/32 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, अ 4 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 कंटेन्स x ग्राम ऑफ NaOH, y ग्राम, द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत सिंपल है, देखो आपको बोला है कि अब 4 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर। अब देखो एक मिक्सचर दे दिया आपको, उसका टोटल वेट दे दिया, कितना? टोटल वेट दैट इज 4 ग्राम। ठीक है, आपको बोला है कि इस मिक्सचर में क्या क्या है, NaOH एंड Na2CO3, जिसमें आपको ये भी बता दिया है कि इस 4 ग्राम में से x ग्राम तो NaOH का है और y ग्राम किसका है? Na2CO3। और देखो अब क्या इससे कुछ हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि x प्लस वाई हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, आपको बोला है यहां देखो ध्यान से, इक्विमोलर मिक्सचर मतलब कि मोल्स ऑफ NaOH आपको दिए हुए हैं इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2CO3। तो आप कैसे निकालोगे? मास से निकालोगे, दोनों का मास आपको XY दिया है। तो NaOH क्या होता है, देखो 23, 16, 39, 40 ग्राम मोलर मास, 46,
58 और 48, यह आ जाएगा 106 ग्राम। ठीक है, क्या ही समझ आता है। तो आप क्या कर सकते हो, मोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है x ग्राम ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास 40 इज इक्वल टू y ग्राम ऑफ Na2CO3 अपॉन मोलर मास दैट इज 106। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x अपॉन 40 इज इक्वल टू y अपॉन 106। अब बताओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से चाहे तो x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो या y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो या तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर दो जो आपको ठीक लगे। मुझे यहाँ से यहाँ ठीक लगेगा। ठीक है, तो y हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पुट कर दोगे x अपॉन 40 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 106, यहाँ से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही कर दोगे तो 106x इज इक्वल टू 160 माइनस 40x, तो ये आ जाएगा 146x इज इक्वल टू 160, तो x आ जाएगा 160 अपॉन 146, तो ये क्या आ जाएगा 160 अपॉन 146। लेकिन आपसे रेशियो नहीं पूछी है, आपसे पूछा है नियरेस्ट इंटीजर। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो नियरेस्ट इंटीजर 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा, ये वैसे 5 से छोटी वैल्यू होगी। 1.5 तो आपको पता है 146 का हाफ होता है 73, तो वैसे भी वो आपका कितना होना चाहिए 73, अगर मैं देखूँ तो वो आपका होना चाहिए 219 के आसपास। ठीक है, लेकिन उतना तो नहीं होगा, ये तो वैल्यू 160 है तो 1.5 से तो छोटी होगी, तो 1 ही आएगा नियरेस्ट इंटीजर। तो इसका सिंपल आंसर क्या था, 1 था। बट अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को जितना सॉल्व करोगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चन, उतने ही आप इजीली चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो एक कंपाउंड दिया है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर है। ठीक है, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8%। अब मिनिमम पूछा है, तो मुझे बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, अगर किसी मॉलिक्यूल को मिनिमाइज करना है तो आप उसमें उस चीज़ के 1 ही एटम मान लो। अब आपको पता है अगर उसमें 8% सल्फर बाई मास है तो मैं मान सकता हूं, देखो मिनिमम एक एटम तो होगा ही होगा, और अगर मुझे मिनिमम ही मास निकालना है तो मैं एक से ज़्यादा मानूं ही क्यों फिर। तो मैं मान लेता हूं कि लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड एज m। ठीक है, तो मुझे पता है कि m का जो 8% है दैट इज सल्फर, और सल्फर का मैं एक ही एटम मान रहा हूँ मॉलिक्यूल में, तो दैट इज 32u। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 32 इंटू 100/8, तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो 400 आ गया, तो 400 मेरे पास क्या आया, ये तो मेरे पास मैंने क्या किया, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ना, तो मॉलिक्यूल का तो यू में आएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने ना ऑप्शन थोड़ी गलत दिए, तो मोलर वेट मान लो इसको, है ना। तो मोलर वेट के लिए कुछ नहीं, मॉलिक्यूल निकल गया उसको ऐसे कर दो, 400 ग्राम पर मोल यूनिट होता है, आपको पता है पर मोल, मैंने आपको बताया भी है कई बार, है ना, क्योंकि एक मोल का मास होता है मोलर मास, तो मास पर यूनिट मोल, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, 400 ग्राम पर मोल, इजी क्वेश्चन है ना। और अगर मॉलिक्यूल की बात की होती तो 400u, है ना। बस आपको आंसर निकल गया, वही बड़ी बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सिडेस एंजाइम इज 0.5%, एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम इज दिस, देन द मिनिमम। फिर से वही, अब वैसे तो बोल दिया देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एंजाइम विच कंटेन्स नॉट मोर देन 1। तो आपको पता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो जो चीज़ आपको दी है कि सेलेनियम इसमें 0.5% है, तो सेलेनियम का ही एक एटम मान लो, तो ही सबसे छोटा मॉलिक्यूल आप मिनिमाइज कर सकते हैं, बाकी चाहे जो भी हो। तो आप क्या मान लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एंजाइम m मान लूँ मैं, तो m का कितना 0.5% इज सेलेनियम। सेलेनियम का मास है कितना 78.4, एक एटम मान रहा हूँ मॉलिक्यूल में। देखो मुझे ए और बी से अगर मॉलिक्यूल बनाना है, मिनिमाइज करना है, तो मैं एक ले लूँ एक बी ले लूँ। अगर मुझे ये दिया हो कि A3 है, अब बी से मिनिमाइज करो तो बी को एक ही रखूंगा। अगर मुझे दिया है कि B3 है तो ए से मिनिमाइज करूँ तो ए ही रखूंगा। तो मैं मतलब कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट बस इतना सा होता है कि जिस चीज़ का आपको परसेंटेज दिया है उसका एटम एक ही मान लिया करो मॉलिक्यूल में, तो मिनिमाइज कर सकते हैं आप, है ना। तो ये m इंटू 0.5/100 78/4, तो m आ जाएगा 78.4 इंटू 100 अपॉन 0.5u। ठीक है, तो 0.5 मतलब कि आपका ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 है तो ये डिवाइड करेगा 0.5 तो डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 15,680, मतलब कि 1.5680 इंटू 10⁴। ठीक है, क्या ये समझ आता है, ठीक है, क्या ये समझ आता है, ईजी है। तो ये आ गया आपके पास 1.568 इंटू 10⁴ AMU, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
अब पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? आपका पॉलीमर होता है स्टाइरीन का, आपको ये सब चीज़ों की नीड नहीं है। और फार्मूला दिस वाज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑब्वियसली स्टाइरीन विद ट्राइब्रोमोबेंजाइल पेरोक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये आपका ना अननेसेसरी इन्फो है जिससे डराने के लिए दिया। इट वाज फाउंड टू कंटेन दिस परसेंट ब्रोमीन बाई मास। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है, जब मुझे फॉर्मूला ही दे दिया है, जब मुझे फॉर्मूला ही दे दिया, मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या होगा? इज वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन, अब मुझे ये बोला है कि पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला है, इसमें जो है इतना परसेंट, तो मॉलिकुलर वेट देखो आपको बोला 10.46, तो मतलब कि मॉलिकुलर वेट का जो 10.46% है दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन है कितना? ब्रोमीन इंटू 3, एक मॉलिक्यूल में कितने? 3, तो 3 इंटू 80 240, बस सॉल्व हो गया। क्या ही समझ आता है? या तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना है? 10.46 इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्रोमीन, इसमें कितना होगा हमें निकालना है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन में तो ये निकालना है ना, एन निकालना है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा बिकॉज बाकी ब्रोमीन एंड ऑल तो, बट ठीक है, आप ये समझो कि मॉलिकुलर वेट ना आपको एम एम नहीं पता होगा, एन दिया है तो ठीक है, हाँ मतलब समझ गए। तो आप क्या करोगे? 10.46 विल बी इक्वल टू, ब्रोमीन का वेट कितना दिया आपको, आप निकाल सकते हो 80 इंटू 3 240, ये होगा ब्रोमीन का वेट अपॉन टोटल वेट कितना होगा 240 प्लस मॉलिकुलर वेट कितना होगा 72 प्लस 2 प्लस 96 इंटू एन, क्योंकि एन ब्रैकेट के बाहर है, और प्लस 8 इंटू एन। ठीक है, तो 104 एन, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 312 314 प्लस 104 एन। तो मॉलिकुलर वेट क्या आ गया? 314 प्लस 104 एन। आई होप आपको मॉलिकुलर वेट तो निकालना आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये C8H8 के बाद होल पे एन है तो आपको पता होना चाहिए, पूरे पे एन है ना। तो ये इंटू 100, ये सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.46 240 अपॉन 314 इंटू सॉरी प्लस 104 एन इंटू 100। अब देखो ये पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? इसका आंसर देखो ये इजी भी है, 10 पॉइंट समथिंग, और 10.5 भी मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं, यहाँ पे थोड़ा ना नज़दीक नज़दीक है तो रहने दो, मत मानो इसको, डायरेक्ट सॉल्व करो। बट हाँ, अगर ऑप्शन दूर दूर होते जैसे मान लो 20 40 60 80, तो आप इसको ना 10.5 भी मान लेते तो उतना दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए 19। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने इसका आंसर एन की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी। इक्वेशन आपको दी है दैट इज 10.46 इज इक्वल टू 240 अपॉन 314 प्लस 104 एन, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो यहाँ से एन आ जाएगा, फिर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज इट कंटेन्स आयरन जो आपका ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आरबीसी की अगर मैं बात करूँ तो कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाई मास। ठीक है, तो आयरन बेस्ड होता है। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन दिस। तो कुछ नहीं है, देखो आपको मास दिया है 0.3% ऑफ आयरन दिस, तो नंबर निकालना है, तो मास से मोल निकालो, मोल से नंबर निकालो। अब मुझे ये बताओ, देखो आपको सैंपल दिया है, सैंपल कितना दिया है? 3.3 ग्राम। तो 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में आयरन होगा कितना? एटम्स की बात नहीं करो, मास। तो आपको दिया हुआ हेमोग्लोबिन कंटेन्स दिस परसेंट ऑफ, तो आप निकाल सकते हो कि 3.3 ग्राम अगर सैंपल है तो उसका इतना परसेंट आयरन ही होगा बाई मास। तो 3.3 ग्राम का 0.34%, दिस विल बी वेट ऑफ आयरन इन दिस 3.3 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ आयरन आ गया 3.3 इंटू 0.34 अपॉन 100। तो नंबर कैसे आ जाएगा बताओ? नंबर कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये आ गया 3.3, ये वेट आया ग्राम, ठीक है, जो भी आएगा, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आप मोल्स कैसे निकालोगे फिर? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। बात किसकी हो रही है? आयरन एटम की। आयरन का मोलर वेट क्या होगा? देखो एटॉमिक वेट 56U, तो इसी एटम का मोलर वेट हो जाएगा 56 ग्राम। ठीक है, 56 से डिवाइड हो गया, ये आ गए मोल्स, इंटू Na कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो वही आपसे पूछा है, तो ये सॉल्व कर लेना, और इंटू Na 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये भी आपने सॉल्व करना है एज होमवर्क। इसका आंसर आपके पास आना चाहिए सी, है ना, 1.21 इंटू 10⁻20। और ये मेरे को कैलकुलेशन ईजी भी लग रही है बिकॉज यहाँ पे ना 3.3 है, 0.34 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 या मतलब आपका जो 0.3 इंटू जैसे 0.33 होता है तो आपका 0.99 होता है, तो ये आपका इजी है थोड़ा बहुत, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, तो जैसा 0.3 होता है तो 0.3 इंटू 0.33
अगर मैं बात करूँ तो सिंपली वो क्या होता है 0.099 ही होता है। तो ये आपका ना मतलब थोड़ा ईजी लग रहा है मेरे को, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपने होमवर्क में बस इसको एक बार सॉल्व करके सी के साथ मैच करना है, एंड दैट्स ऑल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटीन ए, ठीक है, एक रैंडम प्रोटीन ए दिया अननोन, कंटेन्स 0.3% ग्लाइसिन, ठीक है, बता दिया, बाई मास ही होगा अगर नहीं दिया तो। ठीक है, अब ये ग्लाइसिन इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अब ये क्या होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स एंड ऑल, ये बाद की बातें हैं। तो ग्लाइसिन आपका, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया 75, मतलब कि पता क्या होता है, देखो आपका ना दुनिया में अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, प्रोटीन इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो मिल के एक बड़ी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन बनाते हैं। अब ये मुझे आपको बताने की अभी नीड नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बट आप ये सोचो कि एक प्रोटीन चेन बहुत लंबी होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, तो ग्लाइसिन एज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, तो ये यहाँ कहीं होगा। इसका आपको 75 मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, तो आपको इस पूरे प्रोटीन का वेट अगर मिनिमाइज करना है तो मैं ग्लाइसिन एक ही मान लूँ, अदरवाइज मैं ये बोल सकता था कि ग्लाइसिन यहाँ भी मान लूँ, यहाँ भी मान लूँ, यहाँ भी, तो 3 भी मान सकता था मॉलिक्यूल, 4 भी मान सकता था इस प्रोटीन में ग्लाइसिन के, लेकिन मिनिमाइज करना है तो मैं क्या मानूंगा, एक ही मानूंगा ग्लाइसिन। जैसे जब मॉलिक्यूल में एटम करना होता था, अब यहाँ पे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज यहाँ पे एटम नहीं, यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल दिया है, तो इसको ही मिनिमाइज कर दोगे ना। एक बड़े प्रोटीन में एक छोटा पोर्शन मॉलिक्यूल है, अगर मिनिमाइज करना है तो आप ग्लाइसिन को मिनिमाइज कर दोगे, क्योंकि उसी परसेंटेज आपको पता है। तो आप क्या मानोगे कि मोलर मास का जो 0.30% होगा दैट विल बी ग्लाइसिन, क्योंकि आप मिनिमाइज कर दो, दैट इज 75, दैट इज 75, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 75 इंटू 100 अपॉन 0.3 अपॉन 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 1000 अपॉन 3 25, तो ये आ जाएगा 25,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे, मोलर मास पूछा है, तो मोलर, अगर देखो मॉलिक्यूलर पूछा होता तो यू बोलते, मोलर पूछा है तो 25 इंटू 10⁻3 ग्राम बोलोगे, और पर मोल, है ना, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल, मतलब कि एक मोल में कितना मास है, तो इतने ग्राम पर मोल है। तो द मिनिमम मोलर मास ऑफ ए इज डैश इंटू 10, तो आपको सिर्फ डैश वाली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, है ना, क्योंकि इंटू 10⁻3 तो आपको ऑलरेडी दिया है, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में। ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, है ना। नेक्स्ट इज 1000 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH कंटेन्स 3 मोल ऑक्सीजन एटम, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaOH। क्या होता है परसेंटेज प्योरिटी की, कितना प्योर है। मान लो NaOH सैंपल ले लूँ दुनिया में, ठीक है। अब मान लो ये सैंपल में क्या हो सकता है, धूल भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है, तो एक्चुअल में मान लो NaOH सिर्फ इतना है, तो जब मैं इसका वेट करूँ तो प्योरिटी क्या होगा, प्योर NaOH अपॉन टोटल वेट इंटू 100, कॉमन सेंस कि टोटल वेट का कितना परसेंट जो है दैट इज प्योर NaOH, तो ये आपका परसेंटेज निकल आएगी कि NaOH कितना परसेंट है, तो वही होगा परसेंटेज प्योरिटी सैंपल में एक्चुअल NaOH कितना है। क्योंकि होता है क्या, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि NaCl सैंपल लाओ आप मेरे पास, तो आप थोड़ी ना प्योर नमक ला सकते हो, उसमें हो सकता है कुछ और चीज़ मिली हो, किसी और टाइप का सॉल्ट हो, मॉइस्चर हो, या कोई धूल मिली हो, तो होगा क्या उस NaCl में, मतलब एक्चुअल NaCl तो मान लो 18 ग्राम है मान लो, प्लस 2 ग्राम एक्स्ट्रा वेट जो है वो धूल का है, तो एक्चुअल परसेंटेज प्योरिटी, टोटल सैंपल तो 20 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल वेट तो क्या है 18 ग्राम है NaCl, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी 18 ग्राम प्योर है, तो 18/20 इंटू 100, प्योरिटी मतलब जिस चीज़ की बात करें उसका वेट, है ना। तो NaOH कैसे निकालोगे बताओ शाबाश। अब मुझे ये बोला है 1000 ग्राम सैंपल ऑफ दिस, ठीक है, तो मुझे इससे तो ठीक है, ये लग रहा है आइडिया कि मोल्स निकल जाएंगे। देखो 1000 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH, अच्छा मोल्स भी नहीं निकलेंगे, सॉरी, बिकॉज ये इम्प्योर सैंपल है ना, तो आपको नहीं पता कि इसमें सिर्फ NaOH है या कुछ और भी है, तो बिकॉज ये इम्प्योर सैंपल है तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि 1000 का 1000 NaOH ही होगा, तो ये गलत अजम्पशन होगा। आप ये देखो, आपको ये पता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, अब बताओ 1 मोल NaOH अगर दुनिया में होता है तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम भी होता है, तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम है तो मतलब 3 मोल NaOH भी होना चाहिए, तो एक्चुअल में इस सैंपल में सिर्फ 3 मोल NaOH है। 3 मोल NaOH मतलब वेट कितना, देखो 1 मोल NaOH का वेट होता है 23, 16, 39, 40, तो 3 का हो जाएगा 120 ग्राम, तो मतलब कि 1000 ग्राम जो पूरा सैंपल दिया है NaOH के नाम पे, उसमें 120 ग्राम ही है NaOH एक्चुअली, बाकी का जो आपका 880 ग्राम जो है दैट इज इम्प्योरिटी। तो प्योरिटी क्या हो जाएगी, परसेंटेज कितना परसेंट प्योर है, तो कैसे निकालोगे, सिंपली देखो प्योर प्योर कैसे निकालोगे कि कितना है टोटल में, और टोटल का कितना परसेंट है, टोटल सैंपल तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम में तो एक्चुअल में सिर्फ 120 ग्राम ही NaOH है, तो प्योरिटी कितनी हुई, यही हुई, तो 1000 ग्राम का कितना परसेंट हुआ वो जो प्योर है, तो आपको पता है कि टोटल सैंपल का सिर्फ इतना परसेंट प्योर है, ठीक है, ऐसे निकालोगे तो 0,000 गया, ये आ जाएगा 12%, सी ऑप्शन, ठीक है, ईजी है, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी कोई बड़ी बात नहीं होती है,
आपके पास सैंपल दिया है, सैंपल में धूल मिट्टी सब कुछ हो सकता है, तो एक्चुअल मान लो ये मैं बोल दूं आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट मान लो सिर्फ इसमें 10 ग्राम ही हो, 5 ग्राम तो इसमें धूल हो, तो हो गया क्या, टोटल सैंपल तो 15 ग्राम है, लेकिन 10 ग्राम ही है ना इसमें प्योर CaCO3, जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, इसका मास अपॉन टोटल सैंपल का मास इंटू 100, मतलब इतना परसेंट ही तो प्योर है सैंपल, 15 ग्राम का इतना परसेंट है ना प्योर, समझ आता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, X4O6, ठीक है। इफ 10 ग्राम ऑफ दिस कंटेन्स 5, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे पहले ये समझो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स रैंडम चीज़ है तो इसका वेट भी मैं एक्स ही मान लेता हूँ अभी। तो सबसे पहले देखो, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, इफ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस, तो मुझे ये बताओ, अब मुझे ये नहीं पता ना कि मतलब आपका इसका वेट कितना है। तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि X4O6 में x है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 1 मोल X4O6 में कितना होता है x, 4 मोल, ठीक है, तो ऐसे करके कर सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि X4O6 का वेट कितना होगा टोटल। देखो, अगर मैं इसको x मान लूँ तो 4 इंटू एक्स है ना, इसका वेट मान लूँ, लेट, जो निकालना है x, इसको भी स्मॉल x मान लेता हूँ। तो इस मॉलिक्यूल का वेट कितना आ जाएगा, 4x प्लस 96, और अगर मोलर की बात कर रहा हूँ तो मोलर वेट हो जाएगा 96 ग्राम, इसमें आ जाएगा 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स मतलब कि 4x है ना, ये होते हैं x। क्या ये समझ आ गया, ठीक है। तो अगर ये समझ आ गया तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, 4x प्लस 96 ग्राम के लिए होता है 4x ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए होगा 4x अपॉन 4x प्लस 96 ग्राम। 10 ग्राम के लिए होना चाहिए 4x अपॉन 4x प्लस 96 इंटू 10, मतलब कि 40x, ठीक है। अब इतना आपका x होना चाहिए जो कि आपको ऑलरेडी दिया है 5.72 ग्राम, बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं मोल्स निकाल लूँ। देखो, 10 ग्राम के लिए मोल कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको मैं 4 मास को मैं मान लेता हूँ, तो 4 इंटू एम प्लस 96, ठीक है, ये आ गया, मोल्स आ गए, ठीक है, किसके, X4O6 के, और इसके 5.72 के कितने आए, 5.72 अपॉन मास, मास कितना माना है हमने, m, तो इतने मोल्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपका, ये बोल दिया इसने कि भाई अगर आपका 10 ग्राम में इतना ग्राम ऑफ एलिमेंट x है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ अगर आपका 1 मोल होता है X4O6 का, तो आपका 4 मोल होते हैं इसके, तो यहाँ पे 10 अपॉन 4m प्लस 96 है, तो 40 अपॉन 4m प्लस 96 होगा, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी दिया है 5.72 अपॉन एम, क्या दिया है, 5.72 अपॉन एम, क्या ये समझ आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर ये क्या आएगा, फिर से यही आएगा जैसे यहाँ पे ना, अगर मैं एक्स को एम लेता तो 40m अपॉन 4m प्लस 96 5.72 ग्राम की इक्वल होता, तो आंसर आपका यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर है 32। तो एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज 32, एटॉमिक वेट पूछा है तो आप यू में दे दो, अगर जैसे मोलर वेट पूछा होता तो 32 ग्राम बोलते। तो आंसर आप निकालना है, होमवर्क करना है, सिंपल कुछ नहीं है। देखो, फिर से समझो, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे X4O6 के मोल कितने हैं, 10 अपॉन, अगर मैं इस x को वेट को मान लूँ m, तो यह हो जाएगा 4m प्लस 94 गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसके मास, इसके मोल्स कितने हैं, 5.72 अपॉन m, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर X4O6 का 1 मोल होता है, ठीक है, तो 4 मोल इसके होते हैं, ठीक है, कि 10 अपॉन 4m प्लस 94 X4O6 के लिए इसके कितने होने चाहिए, इंटू 4, दैट इज 40 अपॉन 4m प्लस 94, क्या ये समझ आता है, ठीक है। तो यही मोल होने चाहिए, और मुझे पता भी है कि इसमें ऑलरेडी x, ये किसके मोल है, x के मोल है इस सैंपल में, और यहाँ से भी तो यही है, फिर x के मोल ही तो है, तो ये दोनों इक्वेट कर सकता हूँ मैं, ये सेम चीज़ की तो मोल है, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40m अपॉन 4m प्लस, सॉरी 96 होगा ना, ये 6 इंटू 6, 96 इज इक्वल टू 5.72, क्या यही इक्वेशन मैंने पहले बनाई थी, और यहाँ से आपका m की वैल्यू आ जाएगी 32। तो ये आपको समझ आता है, ये आपको इजी लगना चाहिए। देखो, क्वेश्चन आपको अगर थोड़े बहुत टफ लग रहे हैं ना, बट वंस यू जस्ट गेट यूज टू इट, इट विल बिकम सो ईजी फॉर यू, है ना, एंड दैट्स द ओनली वे। द मोर you will try to solve problems, the more you will feel like this problem is familiar to me, the kind of concept is familiar to me, and it will also help you in the, like, generate an understanding of the things that you should and should not like look for in a question while solving it, है ना। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, subscribe it, so just that I can be motivated enough to like continue this series.
लाइक कंसिस्टेंटली, है ना। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, है ना।